नमस्कार दोस्तों, हम चलते हैं अपने विषय की ओर। अब तक हमने पिछली कक्षाओं में खिलजी वंश तक पढ़ लिया था और खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, लोधी वंश, उनकी क्लास बना दी गई है, वो भी अपलोड हो जाएगी जल्द। और आज हम चलते हैं मुगल वंश की ओर। किसकी ओर? मुगल वंश की ओर। मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। और 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और भारत में एक नवीन शक्ति यानी मुगल शक्ति की स्थापना होती है, वो मुगल वंश कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे मुगल वंश की। मुगल वंश, मुगल वंश का देखो 1526 से लेकर के जो 1857 की क्रांति है, उस काल तक मुगल वंश का शासन रहा, ये मान के चलो। हालांकि औरंगजेब के बाद में उसके जितने भी उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, उनके काल में बीच में मुगल सल्तनत या मान लो जो मुगल शासन था वो समाप्त हो गया था। लेकिन फिर भी हम 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह जफर तक के बारे में पढ़ते हैं, तो हम मुगल काल को मानेंगे 1526 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, तो ये है मुगल वंश और उसका कार्यकाल। अब हम बात करेंगे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, इसका संस्थापक कौन था। तो देखो का स्थापना करता कौन था? मुगल वंश की स्थापना करता बाबर। देखो अब हम बात करते हैं 1526 की। कब की बात करते हैं? 1526 दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। 1526 दिल्ली के ऊपर लोधी वंश का शासन था, उसका शासक था इब्राहिम लोधी। इसके काल की घटनाएं देखो कि ये जो बाबर है, ये अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बनता है। क्या बनता है? फरगना का शासक बनता है। और ये तैमूर वंश का था। किस वंश का था? तैमूर वंश का था। और ये तैमूर वंश का जो बाबर है वो फरगना का शासक बनता है। और देखो इसकी जो माता है बाबर की, वो चंगेज खां की वंशज थी। किसकी थी? चंगेज खां की। और चंगेज खां ने इब्राहिम लोधी के पहले भारत पर आक्रमण किया था और उसके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था, बाद में वो वापस चला गया था। तो देखो बाबर तैमूर वंश का था और उसकी माता चंगेज खां थी, चंगेज खां की वंशज थी। अतः बाबर अपने आप को भारत का उत्तराधिकारी समझता था या भारतीय उन विजित क्षेत्रों का उत्तराधिकारी समझता था और वो भारत पर अपना अधिकार समझता था। तो बाबर क्या करता है? देखो 1526 में दिल्ली पर यानी भारत पर इब्राहिम लोधी के काल में आक्रमण करता है। क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1526 में इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करता है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध।
किसका युद्ध? पानीपत का युद्ध। यानी कि पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में संघर्ष होता है सत्ता प्राप्ति के लिए, और इस निर्णायक युद्ध में बाबर विजयी होता है। क्या होता है? बाबर विजयी हो जाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर है वो भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में हुई। किसे पराजित किया? भारत के जो लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, उसे पराजित किया। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। कब? 1526 ईस्वी को। और अब भारत का शासक कौन बन गया? बाबर बन गया। यानी अब मुगल वंश की स्थापना करता कौन हुआ? बाबर हुआ। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, हम बात करते हैं। अब पानीपत के युद्ध में बाबर है वो विजय होता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। ये तुर्क मुसलमान था। क्या था? तुर्क मुसलमान। यानी बाबर क्या था? बाबर तुर्क मुसलमान था, तैमूर वंश का वंशज था, चंगेज खान की इसकी वंशज माता थी चंगेज का वंश की, और फरगना का ये शासक बना था। ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। अब आगे देखो बाबर के विषय में। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में 1527, कब? 1527 में अपने राजपुताना के मेवाड़ वंश के महाराणा संग्राम सिंह सांगा, क्योंकि भारत पर अधिकार करने के बाद में बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वो राजपुताना में सांगा था। कौन था? सांगा। तो 1526 ईस्वी में महाराणा सांगा पर आक्रमण कर देता है। कौन? बाबर कर देता है। कब? मार्च 1526। और मार्च 1526 महाराणा सांगा और बाबर के बीच में निर्णायक युद्ध होता है जिसका नाम है खानवा का युद्ध। ये खानवा वर्तमान में अपने भरतपुर की रूपवास तहसील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान में जो भरतपुर है उसकी रूपवास तहसील में ये खानवा पड़ता है। और इस खानवा में बाबर और सांगा की दोनों की सेनाएं, इधर बाबर और एक और सांगा, दूसरी ओर बाबर, खानवा का मैदान, दोनों की सेनाएं आमने सामने। दोनों ही ये मान लो कि कुशल से नेतृत्व करता थे, सुदृढ़ सेना थी। और इसमें देखो क्या होता है कि एक और तो राजपूत जो अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च समर्पित करने को तत्पर थे, दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार और भारत में अपने क्षेत्रीय विस्तार और शक्तियों का दमन करने के लिए आतुर बाबर था। और दोनों के बीच में एक निर्णायक महासंग्राम हुआ जिसका नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। क्या पढ़ते हैं? खानवा का युद्ध। कब हुआ? मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। देखो अब इस युद्ध में होता क्या है कि पहले तो आपको मैं सांगा के बारे में बता दूं कि उस समय राजपुताने में नहीं, संपूर्ण भारत में सांगा की शक्ति को सभी राजा मान चुके थे। और सांगा के नेतृत्व में सारे राजपूत राजा एकत्रित हुए खानवा के मैदान में, और एक विदेशी यानी बाबर को खदेड़ने के लिए, उसे पराजित करने के लिए सभी आतुर थे। सांगा के देखो बचपन से ही रणकौशल का इतना प्रभाव था कि जब वो खानवा के युद्ध में लड़ रहा था उस काल तक की घटना का वर्णन करना कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि महाराणा सांगा राजपुताना के इतिहास का वह पात्र था, वह व्यक्ति था जिसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। यानी देखो सांगा के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और उसके शरीर पर विभिन्न तलवारों के 80 घाव थे। यानी उसको सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। ऐसा वीर था, लेकिन फिर भी इसके नेतृत्व में सारे राजपूत हैं वो एकत्रित हुए। इधर बाबर था। देखो पहली बार क्या हुआ कि बाबर ने कूटनीति किया और बाबर को पता था कि सामने राजपूत सेना है, वो आधुनिक नहीं है, उसके पास तलवार है, भाले हैं, तीरंदाज है,
यह रण कौशल है, इसकी तुलना में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई। तुलुगमा युद्ध पद्धति, यानी तुलुगमा जो युद्ध पद्धति क्या थी, देखो इसमें बाबर ने पहली बार तोपे खाने का प्रयोग किया, पहली बार राजपूतों के खिलाफ है अस्त्र शस्त्र और नवीन आधुनिक जो हथियार है उनका प्रयोग किया। इसने देखो अपनी सेना को संरक्षित रखा और तोपे हैं उनसे राजपूतों पर आक्रमण किए। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, एक और तलवार दूसरी ओर गोली, बंदूक की गोली, बताओ कौन लड़ेगा, कौन विजित होगा? यही ऐसा हुआ खानवा के युद्ध में। फिर भी राजपूतों की विजय होती हुई जब बाबर को प्रतीत हुई तो बाबर ने एक काम और किया, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। क्या दिया? जिहाद। और बाबर अपने सभी सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए बिठाता और कहता है कि जो ये खानवा का युद्ध है वो युद्ध में किसी साम्राज्य या राजधानी को जीतने के लिए नहीं कर रहा, बस मैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, अपने धर्म की रक्षा के लिए कर रहा हूं। और यानी कि जो मुस्लिम धर्म में अपने धर्म की रक्षा के लिए जो आह्वान किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे जिहाद कहते हैं। यानी कि बाबर ने क्या कहा, इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया, यानी कि अपने धर्म की जो ध्वजा है उसको लहराने का नाम दिया। यह था खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में एक राजपुताना का वीर पुरुष राणा जो सांगा है वो इस युद्ध में हाथी पर बैठा हुआ होता है और कहीं से सांगा के जो आके एक तीर लग जाती है जिसके कारण सांगा घायल हो जाता है। सांगा को इस खानवा के युद्ध मैदान से बाहर ले जाया जाता है और खानवा जो सांगा है उसके स्थान पर राज तिलक यानी राज मुकुट और ध्वजा राज चिन्ह है वो लेकर के राणा विद्या बैठता है और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजित होती है, यानी कि राणा सांगा क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब देखो, अब इस हमने जो पहले पानीपत का युद्ध पढ़ा, फिर खानवा का युद्ध पढ़ा, इसमें हमने एक चीज देखी होगी कि दिल्ली की सल्तनत है वो सत्ता समाप्त हो गई। दूसरी ओर राजपुताना का शक्तिशाली जो मेवाड़ वंश का शासन था उस पर भी अधिकार हो गया खानवा के युद्ध में। अब राजपुताना का यानी इस राणा सांगा का सहयोगी था चंदेरी का मेदिन राय, उस पर देखो चंदेरी का युद्ध होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक बार ये चीजें नोट कर लो। तो देखो, और इसमें एक ये पूछा जाता है कि भाई जब परगना का शासक बना था बाबर तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो है बादशाह। बादशाह की उपाधि कब धारण की? जब वह परगना का शासक बना। कौन? बाबर। और देखो इस खानवा के युद्ध की विजय के बाद में बाबर है वो उपाधि धारण करता है गाजी की। किसकी? गाजी। गाजी की उपाधि धारण कब करता है? खानवा विजय के पश्चात बाबर है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। अब देखो हम आगे चलते हैं। पानीपत विजय कर ली कब की? 1526 में, और दिल्ली पर अधिकार हो गया। कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। उसके पानीपत के बाद में खानवा विजय कब की? 1527। कहाँ का किस पर अधिकार कर लिया? राजधानी पर, यानी मेवाड़ पर राजधानी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं। खानवा युद्ध में क्या होता है कि महाराणा सांगा है उसका सहयोग करता है चंदेरी का मेदिन राय। कौन करता है? चंदेरी का मेदिन राय शासक है, वो महाराणा सांगा का इस युद्ध में सहयोग करता है। तो बाबर अपनी सेना लेकर के चंदेरी की ओर चलता है। कहाँ? चंदेरी। यहाँ का शासक मेदिन राय। देखो 1528 में बाबर है वो अपनी सेना लेकर के चंदेरी के मेदिन राय पर आक्रमण कर देता है, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं?
चंदेरी का युद्ध। इस बात की जब महाराणा जो सांगा है, मैंने बताया था कि वो खानवा के युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल जो महाराणा सांगा है उसको कालपी ले जाया जाता है, वहां उनका इलाज किया जाता है और कालपी में पता चलता है महाराणा सांगा को कि भाई मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जो है बाबर है वो जा रहा है। तो सांगा एक बार फिर वापस युद्ध में प्रवेश करने के लिए अपने सरदारों को इकट्ठा करता है और कहता है कि नहीं, हमें चंदेरी के जो शासक मेदिनी राय है उसके सहयोग के लिए चलना चाहिए। इस बात का जब आपकी अफगानों को मतलब उनके शासकों को पता चलता है, सरदारों को पता चलता है, तो सरदार सोचते हैं कि भाई अगर पुनः खानवा जैसा कोई विशाल युद्ध हुआ तो हमारी तो संपूर्ण राजपूत जो शाखा वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि खानवा के युद्ध में ऐसा राजपूताना का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसा कोई शासक नहीं था जिसके परिवार में कोई ना कोई वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ हो। तो इतनी बड़ी मानव हानि हुई थी खानवा के युद्ध में, यानी कि प्रत्येक राजवंश के ठिकाने से कई शाखाएं समाप्त हो गई थी। तो कई सरदार पुनः सांगा के युद्ध में जाने के खिलाफ थे, अतः महाराणा सांगा को कालपी में जहर दे दिया जाता है, जिससे महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। यानी कि महाराणा सांगा है वो चंदेरी की सहायता नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके जहर देने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मान के चलो दोस्तों कि सांगा ऐसा वीर था कि शरीर पर 80 घाव होने के बाद खानवा के युद्ध में पुनः जो उन्हें चोट लग जाती है, जिसके कारण घायल होने के बाद में भी वो पुनः अगर युद्ध में प्रवेश करने के लिए युद्ध पर कोई तत्पर होता है तो वो शासक एक मान लो कि महानतम शासक होता। अगर मेदिनी राय की सहायता सांगा आ पाता, उसे पहले जहर नहीं दिया जाता, तो मान के चलिए कि बाबर कभी भी राजपूताने में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन्हें जहर दिया जाता है और वो मर जाते हैं, जिसके कारण बाबर है वो चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित कर देता है। यानी चंदेरी, आपको पूछे चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी। किन किन के? बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य होता है। देखो चंदेरी विजय हो गई, कब हो गई? 1528 में चंदेरी। इसके बाद में देखो क्या होता है, चंदेरी के बाद में जो सांगा है वो बाद में युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध। बोलो कैसे किसी युद्ध लड़ दिए? घाघरा का युद्ध। देखो घाघरा के युद्ध में एक और तो बाबर, दूसरी ओर अफगान। कौन थे? अफगान लोग थे। कब लड़ा? 1529 ईस्वी में, और इसमें भी बाबर की विजय होती है। तो अगला हम कौन सी विजय लिखेंगे? घाघरा की विजय। कब? 1529। ये चारों ही भारत में लड़े गए बाबर के युद्ध है, जिन चारों में ही उसने विजय प्राप्त की। तो कह सकते हैं कि बाबर रण कौशल में, सैनिक नेतृत्व में एक वीर, एक दूरदृष्टा, आगे की सोचने वाला व्यक्ति था। उसने भारत के एक एक शक्तियों से, जो शक्तियां थी उनको एक एक करके सबका सामना किया और भारत यानी समूचे भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और एक राजवंश यानी मुगल वंश की स्थापना की। अब देखो 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु। तो बाबर की मृत्यु कब हो गई? 26 दिसंबर 1930। सन का क्रम देख लो। देखो पहला पानीपत का युद्ध, यानी कि जब बाबर कब आता है भारत में? 1526 को बाबर भारत आया। आते उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद हम क्या करते भाई? भूख लगती है, खाना खाते हैं। तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। खाना खा लिया तो क्या करे? बैठ के चाय पीते हैं। 1528 में क्या किया? चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसे विजय प्राप्त किया। और चंदेरी के युद्ध के बाद में चाय पी लिया तो मेहमान कितने देर रुकेगा? अपने घर तो जाएगा। यानी 1529 ईस्वी है उसमें घाघरा का युद्ध यानी घर चला गया। और 1930 में घर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि क्रम याद रख लेना, पूछा जाता है पानीपत
कई बार दे दिया जाता है, एक और पानीपत खानवा, दूसरी ओर उनकी सन दे दी जाती है, उनको मिलान करना होता है। तो याद रख लेना, पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और दिसंबर 1930 को 1530 को क्या हो जाता है, 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखो, मृत्यु के बाद में जो बाबर है उसको आगरा में रामबाग में दफनाया गया। आपको पूछ ले कि बाबर को कहां दफनाया गया था, आगरा के रामबाग में दफनाया गया था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? आत्मकथा लिखी बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा फारसी में से लिखते हैं सुजुके बाबरी। सुजुके बाबरी या बाबरनामा है। ये क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा। इस बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए। कहां? काबुल में। तो बाद में यहां आगरा के जो रामबाग है उसमें से बाबर के जो अवशेष हैं या उसके जो बाबर हैं उसको रामबाग से कहां दफना दिया गया? काबुल में दफना दिया गया। तो आपको वर्तमान पूछे कि वर्तमान में बाबर है उसको कहां दफनाया गया? बाद में काबुल में, पहले रामबाग में दफनाया गया था। तो वर्तमान में जो बाबर है वो कहां दफनाया हुआ है? काबुल में दफनाया हुआ है। यानी कि ये बात हो गई बाबर की। अब हम बात करते हैं, देखो बाबर के बाद की। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। बाबर मुगल वंश, देखो वापस रिपीट कर देता हूं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक, तैमूर जो लंग है उसका वंशज था। उसकी माता चंगेज खां की वंशज थी। और अपनी पिता की मृत्यु के बाद में बाबर है वो फरगना का शासक बनता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद में वो भारत पर 1526 ईस्वी में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है, उस पर आक्रमण करता है। और इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है, जिसके कारण पानीपत के युद्ध में कौन विजय हो जाता है? बाबर विजय होता है। और बाबर विजय हो करके एक नवे राजवंश की यानी मुगल वंश की स्थापना करता है। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में हुई। किस युद्ध में? पानीपत की प्रथम युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम लोधी की पराजय के बाद में होती है। उसके बाद में जो बाबर है उसके सामने दूसरी राजपुताना की महाशक्ति थी, वो थी राणा सांगा। तो 1527 में यानी अगले ही वर्ष राणा सांगा से युद्ध करता है। राणा सांगा पर आक्रमण करता है बाबर। खानवा के युद्ध में यानी भरतपुर की रूपा तहसील में खानवा का युद्ध है, वहां दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है। और खानवा के युद्ध मार्च जो 1527 है उसमें किसकी विजय हो जाती है? उसमें होती है बाबर की विजय, और राणा सांगा उसमें पराजित होते हैं। उसके बाद में बाबर एक एक करके चंदेरी का शासक मेदिनी राय को पराजित करता है। 28 में 29 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित करता है। और उसके बाद में 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं कौन शासक बनता है? हुमायूं शासक बनता है। कब बनता है? 1530। किसकी मृत्यु के बाद? बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं शासक बनता है। अब देखो हुमायूं की ज्यादा कुछ बातें नहीं है, मेन बातें हैं। क्योंकि देखो आपको या तो पूछेगा मुगल वंश की स्थापना कर्ता के बारे में ज्यादा,
या आपको क्या आएगा, वो आएगा अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे विजय अभियान किए, वैवाहिक संबंध बनाए राजपुताने के साथ, ज्यादातर उसके वैवाहिक संबंध थे। अकबर ने युद्ध के साथ साथ में वैवाहिक संबंधों द्वारा मुगल वंश का साम्राज्य विस्तार किया और उसके दीन पनाह, दीन इलाही धर्म है उनकी स्थापना करना आदि कई प्रश्न आते हैं। तो हम बाबर के बारे में पढ़ने के बाद में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और हुमायूं के बाद में अकबर को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो हुमायूं के बारे में क्या होता है कि 1530 ईस्वी में हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है कि हुमायूं अपने जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो हुमायूं के बारे में हम पढ़ते हैं। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र। शासक कब बन गया? 1530 में शासक बन गया। और इसके काल में देखो क्या होता है कि 1539 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है शेर खान। अफगान शासक होता है। क्या नाम? शेर खान, जिसे शेरशाह कहते थे। शेरशाह है, शेरशाह सूरी। शेर का यानी शेरशाह है, वो भारत पर आक्रमण करता है 1539 ईस्वी में। उस समय शासक होता है हुमायूं, और एक और तो हुमायूं, दूसरी ओर होता है शेरशाह। दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 को। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं है वो अफगान शासक शेरशाह से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। देखो उसका नाम शेर खान था और इसने इस युद्ध के बाद में अपने आप को शेरशाह कहने लग गया। ठीक है, वैसे उसका बचपन का नाम तो फरीद था। ऐसे माना जाता है किसी शेर को इसने मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर खान रख दिया गया। फिर देखो हुमायूं के बाद में, चौसा के युद्ध के बाद में आता है पुनः हुमायूं। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है, शेरशाह विजय होता है। तो किसका अधिकार हो जाता है वापस पुनः भारत पर? शेरशाह का अधिकार हो जाता है। लेकिन पुनः हुमायूं अगली वर्ष 40 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। किन किन के बीच में? वही एक और शेरशाह, दूसरी और हुमायूं। अब की बार युद्ध बिलग्राम का युद्ध 1540। इस बार हुमायूं की पूर्णतः पराजय हो जाती है और हुमायूं की संपूर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है। हुमायूं को यहाँ से भाग के जाना पड़ता है। यानी कि अब कौन शासक बन गया? अब शासक कौन बन गया भाई? अब शासक बन गया शेरशाह। शेरशाह शासक बन गया। फिर देखो पुनः 1556 में जो हुमायूं है, शेरशाह है, वो चला जाता है। उसके बाद में हुमायूं पुनः भारत पर अधिकार कर लेता है हुमायूं। और 56 में ही अपने जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा होता है और सीढ़ियों से वो गिर जाता है और सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तब इनके बारे में कहा गया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इस सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये हुमायूं के बारे में था। शासक कब बना? 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद में शासक बना था। लेकिन देखो जल्द ही यानी 9 वर्ष बाद भी चौसा और बिलग्राम के 2 युद्ध हुए। सामने अफगान शासक शेरशाह था जिसे पराजित हुआ, भारत से पलायन करना पड़ा, यानी यहाँ से जाना पड़ा और पुनः वो अधिकार पकड़ लेता है 1556 में और पुस्तकालय से
जो है पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते हुए गिर जाता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम अगली क्लास यानी कि अकबर के विषय में, इसके बाद में शासक कौन बनेगा, अकबर, अकबर के विषय में अगली कक्षा में बात करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक कमेंट करके बताएं कि इसमें मुझे क्या और चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद मोटिवेट होकर के नहीं आओगे सामने, तब तक पता कैसे चलेगा भाई बच्चों को कौन सी लैंग्वेज, कौन सी शैली में पढ़ाना है। क्योंकि देखो आप कक्षा 10 के छात्र हो, तो मेरे हिसाब से मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ना तो उससे आगे जा रहा हूँ। यानी कि ज्यादा मैं लेवल भी आपके लिए ऊपर का लेवल नहीं ले रहा, ना ही डाउन ले रहा हूँ। मैं कक्षा 10 के आपके लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको अगर इसमें कुछ चेंजिंग यानी शैली में, लैंग्वेज में, या आप मान लो कि आप ये चाहते हो कि भाई सर हमें कुछ आप हंसी मजाक के साथ में पढ़ाओ, या सर हमें मेन तथ्य हैं वो इससे बाहर जाके भी बताओ, तो वो सब चीजें मैं बता सकता हूँ। तो आप प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इससे क्या होता है कि इससे हमें एक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो दोस्तों जरूर कमेंट किया करो। धन्यवाद।